दोस्तों, मेरा नाम है चिलमिल और आज से हम लोग इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है जो हमने छोड़ा था चैप्टर 1 उसको ही कंटिन्यू करेंगे और हम इकोनॉमिक्स का जो कोर्स है वो भी कंटिन्यू हम लेके चलेंगे अलॉन्ग विथ सोशियोलॉजी। तो हमने छोड़ा था इकोनॉमिक्स का रोल ऑफ स्टेट इन एन इकोनॉमी, तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग चैप्टर 1 रमेश सिंह का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, दैट इज़ वॉशिंगटन कॉन्सेंसस। तो आज का हमारा मेंस का सवाल है, व्हाट इज़ वॉशिंगटन कॉन्सेंसस और व्हाट आर द 10 रिफॉर्म्स ऑफ वॉशिंगटन कॉन्सेंसस, व्हाट वेर इट्स इफेक्ट्स एंड कैन यू सजेस्ट एनी ऑल्टरनेटिव टू वॉशिंगटन कॉन्सेंसस। वॉशिंगटन कॉन्सेंसस क्या था बेसिकली, उसके 10 रिफॉर्म्स क्या थे, अगर वो फेल हुआ तो वो फेल क्यों हुआ, और तुम्हारी नज़रों में उसका क्या ऑल्टरनेटिव है, बताओ भैया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वॉशिंगटन कॉन्सेंसस आखिर था क्या। उस दौरान जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे वो गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे थे। तो गरीबी और भुखमरी को वॉश करने के लिए बनाया गया था वॉशिंगटन कॉन्सेंसस। सिंपल से शब्दों में बोले तो ये कि आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से पैसे लेने के लिए बनाए गए थे 10 रिफॉर्म्स, और पैसे लेके जो गरीबी और भुखमरी है इन द डेवलपिंग कंट्रीज़ उसको मिटाने का प्रयत्न किया गया था, और मार्केट्स के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर देने का और स्टेट का पावर घटाने का जो प्रयत्न किया गया था, दैट वाज बेसिकली वॉशिंगटन कॉन्सेंसस। इसका एक मोटो भी था कि मार्केट्स कैन हैंडल एवरीथिंग, लीव इट टू द मार्केट्स, मार्केट सब हैंडल कर सकता है, स्टेट आप लोग रिलैक्स करो। ये इस तरह का मोटो था उन लोगों का। तो जैसे कि मैंने बोला, आप लोग इस तरह से इंट्रोडक्शन लिख सकती हो कि वॉशिंगटन कॉन्सेंसस क्या था, कि 10 पॉइंट का रिफॉर्म्स था। वॉशिंगटन कॉन्सेंसस इज अ कलेक्टिव टर्म यूज फॉर 10 इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस एज अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड रिफॉर्म पैकेज प्रोमोटेड फॉर क्राइसिस रेक डेवलपिंग कंट्रीज। जैसे कि मैंने कहा, क्राइसिस उस टाइम पे जो क्राइसिस रेक डेवलपिंग कंट्रीज थे उनको रिलीफ दिलाने के लिए 10 पॉइंट के रिफॉर्म्स लाए गए थे, जिनको बोलते थे वॉशिंगटन कॉन्सेंसस। ओके, It was advocated by Washington DC based institutions, International Monetary Fund, World Bank and US Treasury Department. ये प्री के लिए important है। तो which of this were not Washington Consensus was not advocated by which? तो आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से 3 जो है वो थे मेजर फंड मतलब ये 3 थे मेन बैकबोन ऑफ द वॉशिंगटन कॉन्सेंसस। इन्हीं से पैसे मिलते थे डेवलपिंग कंट्री से, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द रिफॉर्म्स। वो थे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एंड यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट। तो ये प्रेस्क्रिप्शन का मेन गोल क्या था कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। एक तो इस दौरान जब भुखमरी गरीबी छाई हुई थी, गरीबी क्यों छाई हुई थी, क्योंकि पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे थे, इनकम कम हो रही थी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो खर्चा रुपया को घटा के खर्चा अठन्नी करने का जो प्रयत्न था, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, मतलब फिस्कल डिसिप्लिन लाना और खर्चा को अठन्नी करना, आमदनी को 1 रुपये करना, दैट वाज फिस्कल डिसिप्लिन। और यही गोल था बेसिकली वॉशिंगटन कॉन्सेंसस का। तो यहाँ पे जैसे अमित जी मोहब्बतें फिल्म के बोल रहे, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, तो एक अनुशासन लाना ताकि फालतू का खर्चा ना किया जा सके। जो सब्सिडीज़ है, जहाँ पे एकदम ही ज़रूरत नहीं है वहाँ पे सब्सिडीज़ भी कट ऑफ किया जा सके, और फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन किया जा सके, और पैसे आ सके बाहर से, मतलब डीरेगुलराइजेशन किया जा सके। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन किया जा सके। इस तरह से पैसे बाहर से आ सके और अपने यहाँ से कम जा सके। आमदनी 1 रुपया, खर्चा अठन्नी। ये था बेसिकली गोल ऑफ द WC यानी वॉशिंगटन कॉन्सेंसस का। फर्स्ट पॉइंट वाज फिस्कल पॉलिसी डिसिप्लिन, जो कि मैंने बताया कि क्या था, आमदनी 1 रुपया, खर्चा अठन्नी। उसके बाद रीडायरेक्शन ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग फ्रॉम सब्सिडीज़। इस पॉइंट ने बहुत सारी क्रिटिसिज्म जो है वो ड्रॉ किया था। मतलब ये जो रिफॉर्म थे, ये पॉइंट ने ये बोला था कि भैया फालतू का खर्चा क्यों करना है सब्सिडीज़ में, एग्रीकल्चर वगैरह पे सब्सिडीज़ मत करो, हमारे पास पैसे सेव करो, पैसे नहीं है हमारे पास एग्रीकल्चर जो एडुकेशन वगैरह पे देने के लिए। तो ये पॉइंट जो था इसने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म लिया था, अगेन मतलब अट्रैक्ट किया था कि वो लोगों ने पैसे, मतलब जो ज़रूरत थी उधर भी देने से मना कर दिया था कि नहीं देंगे हम पैसे। उसके बाद आए थे टैक्स रिफॉर्म्स,
बहुत टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर हम लोग जब टैक्सेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से रिफॉर्म्स आए हुए थे। अभी तो बस ये लिखना ही है आपको नाम कि टैक्स रिफॉर्म्स हुए थे। उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स दैट वेर मार्केट डिटरमाइन, मार्केट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स जो थे वो एडजस्ट किए जाते थे। जैसे जैसे मार्केट होता था वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ते या घटते थे। उसके बाद था कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट्स। ठीक उसी तरह से एक्सचेंज रेट भी मतलब ग्लोबल करेंसी रेट्स भी अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल करेंसी चेंज होते रहते, कॉम्पिटिटिवनेस मेंटेन होती रहती थी। ग्लोबल करेंसी में क्या स्टेटस है उसी हिसाब से एक्सचेंज रेट्स भी बदलते रहते थे। दे वर नॉट फिक्स, दे वर ऑन द फ्लोटिंग ग्राउंड। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है लिबरलाइजेशन। अगर हम कहने को आए तो जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे हमारे इंडिया में, इसके जन्मदाता थे यही वॉशिंगटन कॉन्सेंसस। भले ही ये फेल हो गए वॉशिंगटन कॉन्सेंसस, लेकिन इन्होंने अपनी छाप जो है पूरी तरह से छोड़ दिया। एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे हमारे इंडिया में भी। So trade liberalization of imports with particular emphasis on elimination of quantitative restrictions on any trade protection to be provided by low and relatively uniform tariffs. ट्रेड लिबरलाइजेशन मतलब अगर इम्पोर्ट्स करना हो तो उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दिया जाए कि मतलब ड्यूटीज़ वगैरह घटा दिया जाए, रेगुलेशन थोड़ा सा कम किया जाए, तो एक लिबरल जो है वो एटमॉस्फेयर बनाया जाए इन टर्म्स ऑफ ट्रेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। उसके बाद लिबरलाइजेशन ऑफ इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहले के ज़माने में क्या होता था, बिफोर द वाशिंगटन कॉन्सेंसस, अगर कोई फॉर एफडीआई इन्वेस्ट करने का होता था इंडिया में या फिर किधर भी किसी भी कंट्री में, तो उसको बहुत सारे रेगुलेटरी नॉर्म्स ये वो साइन करना होता था, जिसकी वजह से बहुत सारे एफडीआई नहीं करते थे। मतलब फॉरेन जो मतलब एनआरआईज हो गया, वो लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद वाशिंगटन कॉन्सेंसस ने लिबरलाइजेशन किया, उसमें रिलैक्सेशन किया कि भाई आप लोग हमको बस पैसे तो इन्वेस्ट करो, हम आपको कोई आलतू फालतू झमेलों में नहीं फंसाएंगे, हमको आपको इतना कुछ चेक इन नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत ही फॉर्मेलिटीज़ है। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, एबोलिशन ऑफ regulations that impede market entry or restrict competition except for those justified on safety, environment and consumer protection grounds and prudential oversight of financial institutions। जैसे कि मैंने कहा कि इस दौरान ये बोला गया था कि लीव एवरीथिंग टू द मार्केट, स्टेट आप जाके रेस्ट करो। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एंटरप्राइज की बहुत सारे जो स्टेट एंटरप्राइज थे, एक्सेप्ट फॉर दोज जो कि डिफेंस रिलेटेड हो या फिर जो नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड हो या फिर जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो, उनके अलावा बहुत सारे जो एंटरप्राइज थे उनको प्राइवेटाइज कर देने का बात करी थी। जिसके तहत क्या होगा कि अगर प्राइवेटाइज करेंगे तो सब्सिडीज़ वगैरह कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी मार्केट में और हमारे को इनकम ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा बोला गया था कि सब प्राइवेटाइज कर दो और डीरेगुलेट कर, स्टेट का जो रेगुलेशन है इतना कस के कि इतने इतने नॉर्म्स है, अगर फॉरेन एनआरआईज इन्वेस्ट भी करेंगे तो ये नॉर्म से गुजरना पड़ेगा, ये सब डीरेगुलेट कर दो, डी लाइसेंसिंग कर दो, लाइसेंसिंग बैन कर दो ऑन इम्पोर्ट आउटपुट ऑफ समथिंग। तो ये जो है डीरेगुलराइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एंटरप्राइज। अगर सिंपल से शब्दों में बोले तो यहाँ पे बोला गया है लीव एवरीथिंग टू द मार्केट्स एंड मार्केट्स कैन हैंडल एवरीथिंग। तो यहाँ पे मार्केट्स को ही, मार्केट का ही ज़माना है, तो वही बोला गया था कि मार्केट को ही सब कुछ हैंडल करने दो, स्टेट्स को रेस्ट करने दो। लीगल सिक्योरिटी फॉर प्रॉपर्टी राइट्स, उस दौरान प्रॉपर्टी राइट्स पे भी सिक्योरिटी नहीं था, मतलब सब लोगों को सिक्योरिटी नहीं था, तो ये लीगल सिक्योरिटी फॉर प्रॉपर्टी राइट्स के लिए भी ये रिफॉर्म का पॉइंट था। ठीक है जी, ये जो रिफॉर्म के पॉइंट्स थे, इन 10 पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। पहला पॉइंट था फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करना, सब्सिडीज़ को कट करना, उस मतलब रीडायरेक्शन ऑफ सब्सिडीज़। उसके बाद थे टैक्स रिफॉर्म्स, उसके बाद थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद स्टेट का जो डीरेगुलाइजेशन वो है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट को कम करना, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट्स और प्रॉपर्टी राइट्स पे लीगलाइजेशन। ये 10 पॉइंट्स थे, ये बस नाम लिखने हैं आपको और कुछ नहीं लिखना। अब हम देखेंगे व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ वाशिंगटन कॉन्सेंसस।
Some of this implementation were imposed as a condition for receiving loans from the IMF and World Bank. The results of these reforms are more debated. They have been widely criticized. तो आपको तो पता ही है कि ये जो है सम ऑफ द रिफॉर्म्स जो थे ये क्यों किया गया था, रिलैक्सेशंस क्यों बनाए गए थे, ताकि बाहर से जो है पैसे आ सके, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से पैसे आ सके, इसीलिए ट्रेड में लिबरलाइजेशन जो है वो किया गया था, डीरेगुलराइजेशन जो है वो किया गया था, ताकि बाहर इन द सेंस आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से पैसे आ सके, यही गोल था, पैसे आके मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो हो सके। लेकिन पैसे आने के चक्कर में, फिस्कल डेफिसिट के चक्कर में उन्होंने जो है जो एक दो पॉइंट्स रखे जिनको बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा। मोस्ट क्रिटिसिज्म हैज़ बीन फोकस्ड ऑन ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड द एलिमिनेशन ऑफ सब्सिडीज, एंड क्रिटिसिज्म हैज़ बीन पर्टिकुलरली स्ट्रिडेंट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। यहाँ पे जो सेकेंड वाला पॉइंट था कि सब्सिडीज़ पे जो है एलिमिनेट कर दो, हम एग्रीकल्चर पे भी सब्सिडी मत दो। अरे एग्रीकल्चर पे सब्सिडी नहीं दोगे तो किसान उगाएंगे क्या फसल, तुम लोग खाओगे क्या? तो इन सारी चीज़ों को जो है, और फालतू का अगर तुम लोग ट्रेड लिबरलाइजेशन करोगे तो हमारे यहाँ से जो है मतलब इतना ज़्यादा अगर ट्रेड लिबरलाइजेशन किया जाएगा तो इम्पोर्ट की रेट मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमारे यहाँ से इंपोर्ट हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे और हमारे पैसे घटेंगे। अगर हम लोग इंपोर्ट पे ड्यूटीज़ नहीं लगाएंगे तो हमारे यहाँ पे बाहरी चीज़ें आ जाएगी और हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों पे बहुत सारे क्रिटिक्स ने बहुत सारा कमेंट किया कि ट्रेड लिबरलाइजेशन इतना नहीं होना चाहिए इंपोर्ट्स पे, और एलिमिनेशन ऑफ सब्सिडीज़ पे ये नहीं होना चाहिए, गलत है। उसके बाद आईएमएफ ने इन क्रिटिक्स को सोचा समझा, और आईएमएफ भी हाँ ठीक है ये तो गलत है, एग्रीकल्चर पे सब्सिडी तो घटाना नहीं चाहिए और इतना ट्रेड लिबरलाइजेशन तो नहीं बंद होना चाहिए। तो आईएमएफ ने भी इस कॉर्नर पे जो है वो थोड़ा सा पैसे देना बंद कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने भी थोड़े थोड़े पैसे देने बंद कर दिए, और इस तरह से जो ये है डब्ल्यूसी वो मतलब वाशिंगटन कॉन्सेंसस वो एक टाइम पे आके बंद हो गया, इट शट डाउन। The IMF and World Bank started softening their insistence on these policies in the 2000s, largely due to political pressure surrounding globalization, but any reference of these ideas as a consensus essentially ended in the wake of 2008 global financial crisis as market fundamentalism lost favor. 2000 से ही जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है उन्होंने इस पे इंटरेस्ट लेना थोड़ा सा छोड़ दिया, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत बन रहा था कि अरे देखो क्रिटिक्स थे वो लोग बोल रहे थे कि देखो इन्होंने एग्रीकल्चर पे सब्सिडी हटा दिया, इन्होंने ट्रेड लिबरलाइजेशन करके कितना ज़्यादा हमारी जो कंट्री है उसमें फॉरेन आउटपुट्स इतना ज़्यादा, फॉरेन गुड्स इतना ज़्यादा भर दिया। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वेर अट्रैक्टिंग द क्रिटिक्स, और ये पॉलिटिकल प्रेशर बना रहे थे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में। तो 2000 से ही इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से इस पे थोड़ा सा अरे यार क्या ही बोलते रहते हैं, हम लोग नहीं पैसे देते, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से ऑफिशियली ये शट डाउन हो गया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में 2008 के बाद। ये जो WC है वो पूरी तरह से क्राइसिस बंद हो गया। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस क्या था ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड द एंड ऑफ वाशिंगटन कॉन्सेंसस, ठीक है जी। अब क्या, ये था इसका इम्पैक्ट। अब क्या, ये तो बंद हो गया रिफॉर्म्स, इसके बाद इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, कैसे हम लोग एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन ला सकते हैं और पैसे भी बढ़ा सकते हैं, और मतलब विदाउट हैम्परिंग द economy or without hampering the sustainable development, without hampering the general health of the economy। तो कैसे हम लोग ये कर सकते हैं, पैसे भी आए और लोगों का नुकसान भी ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो क्या ऑल्टरनेटिव है? तो चलिए ढूंढते हैं ऑल्टरनेटिव। The failure of this approach to development gave rise to creation of a new development approach known as the post-Washington consensus। तो वाशिंगटन कॉन्सेंसस जब फेल हो गया, ये रिफॉर्म सब फेल हो गए, तो एक नया दौर स्टार्ट हुआ, दैट वाज नोन एज द पोस्ट Washington consensus, which also included some of the policies listed above in relation to its market reform component। यहाँ पे
क्रिटिक्स ने वाशिंगटन कॉन्सेंसस के सारी पॉलिसीज़ को बुरा नहीं बोला, बस 2-3 पॉलिसीज़ पे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। कुछ पॉलिसीज़ उनके निहायती बहुत ही अच्छे थे, जैसे फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करना, लेकिन फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करने के चक्कर में उन्होंने बोला कि सब्सिडीज़ घटा दो। ये क्या बात हुई, है ना? However, it focused not just on economic growth through market reforms but also included elements to enhance social growth and welfare and thus encourage sustainable development. तो इसमें खास बात ये थी पोस्ट वाशिंगटन कॉन्सेंसस की, इसको सिर्फ पैसे नहीं कमाने थे, इसको सोशल ग्रोथ मतलब लोगों की ओवरऑल डेवलपमेंट करानी थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करानी थी। इसको सिर्फ ये नहीं दिखाना कि हाँ जीडीपी बढ़ गया इतना, इस देश का जीडीपी इतना है, बाकी लोग चाहे मरे, एक के पास ही सारा कुछ पैसा हो, इनइक्वालिटी हो, भुखमरी हो, लोग चाहे मरे लेकिन जीडीपी बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं था। इसमें ये था कि ओवरऑल सोशल ग्रोथ हो, इनइक्वालिटीज़ कम हो, भुखमरी कम हो और जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मोड से हो। ये डिफरेंस है जीडीपी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह में क्या डिफरेंस है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर जीडीपी वगैरह में क्या डिफरेंस है। ये सब में बेसिकली ये और यही है, क्योंकि वाशिंगटन कॉन्सेंसस बोलता था कि भाई पैसे कमाने चाहिए, जैसे मर्जी हो मार्केट के थ्रू पैसे कमाओ, लोगों की अच्छाई जाए भाड़ में, लोग मर रहे तो मरने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे पोस्ट वाशिंगटन कॉन्सेंसस एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच लेके चल रहे थे। यहाँ पे बोला जा रहा था कि पैसे तो चाहिए लेकिन उसके साथ साथ सोशल ग्रोथ भी होना चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मोड से पैसे आने चाहिए। ऐसे नहीं कि पैसे आओ लूट पाट के भी पैसे आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला अभी हम जिंदा हैं। तो व्हाट वे द ऑल्टरनेटिव्स टू वाशिंगटन कॉन्सेंसस, कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। इट इंक्लूडेड कंपटीशन पॉलिसी, जो कंपटीशन पॉलिसी का जो स्टार्टिंग करी थी वाशिंगटन कॉन्सेंसस ने, ये पोस्ट पीरियड में भी ये जो था ये पॉइंट उन्होंने कंटिन्यू रखा कि हाँ कॉम्पिटिटिव पॉलिसी इज़ गुड, कॉम्पिटिटिव पॉलिसी इज़ गुड फॉर ग्रोथ। तो उन्होंने भी इट इंक्लूडेड कॉम्पिटिटिव पॉलिसी। It considers various mechanisms of improving government efficiency rather than seeking on minimizing government's role. यहाँ पे बोला गया कि गवर्नमेंट को एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, इंस्टेड ऑफ जो है गवर्नमेंट का रोल घटाओ, इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट को रोल बढ़ाओ। तो वाशिंगटन कॉन्सेंसस में क्या था कि लीव एवरीथिंग टू द मार्केट, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो, स्टेट रिलैक्स करो, स्टेट सारे रिलैक्स करो और लीव एवरीथिंग टू द मार्केट। इट वाज मार्केट का ही दौर था। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि गवर्नमेंट कहाँ पे कमज़ोर पड़ रही है, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को और बढ़ाओ इंस्टेड ऑफ लिमिटिंग इट्स फैक्टर। इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जो वर्कर्स है उनकी ओवरऑल हेल्थ को, उनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करे। अगर वर्कर्स की कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाएगा, उनकी सेहत का, उनकी ओवरऑल वर्किंग कंडीशंस का ख्याल रखा जाएगा, तभी तो आउटपुट अच्छा होगा। आउटपुट अच्छा होगा तो हम लोग उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे और ज़्यादा पैसे आएंगे। तो इस पर फोकस किया गया था, फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद इट सीक्स टू इंक्रीज द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू डेवलपिंग कंट्रीज़। तो यहाँ पे बोला गया था कि चीज़ें क्यों नहीं मैन्युफैक्चर हो पा रही थी, आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन पा रहे थे डेवलपिंग कंट्रीज़, क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थे। तो अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ को न्यू टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराए, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम मनी, टीच देम हाउ टू अर्न द मनी ना। जैसे आपने कहानी सीखा था एक फिशरमैन और फिश। अगर आप किसी को एक फ़िश दोगे तो आप उसको एक दिन का खाना दोगे, लेकिन अगर आप उसको मछली पकड़ना सिखाओगे तो आप उसको पूरी ज़िंदगी भर की रोटी दोगे। तो यही करना सिखाया पोस्ट वाशिंगटन कॉन्सेंसस ने, उनको न्यू टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया जिससे वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस होके अपना खुद ही आत्मनिर्भर बन सके। तो वे हेड में हम लोग देखेंगे दिस आर द ऑल्टरनेटिव्स। अभी हम लोग कोविड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोविड के टाइम पे मास्क और सैनिटाइज़र की रेट इतनी हाई हो जाती है अगर स्टेट उस पर नियंत्रण नहीं लगा देती, स्टेट उस पर एसेंशियल गुड्स वाला जो एक्ट है वो नहीं लगा, एक प्राइस जो लिमिट है वो अगर नहीं लगा देती तो गरीब इंसान मास्क कैसे पहनता, सैनिटाइज़र कैसे लगाता। तो किसी किसी जगह पे स्टेट का इंटरवेंशन होना भी ज़रूरी है और किसी किसी जगह पे मार्केट का भी कॉम्पिटिटिवनेस होना भी ज़रूरी है। तो एज एन ऑल्टरनेटिव हमने ये सीखा कि
कॉम्पिटिटिवनेस होना, लिबरलाइजेशन होना ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम स्टेट का इंटरवेंशन होना या स्टेट का रेगुलेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। वे हेड में आप ये लिख सकते हो, The Washington Consensus approach to development, as mentioned previously, wanted little or no state intervention and disregarded the role of the state. Washington Consensus ने कहा हमको नहीं चाहिए स्टेट का हेल्प, हमको चाहिए नहीं, स्टेट जाके रेस्ट करो। लेकिन पोस्ट वाशिंगटन कॉन्सेंसस ने ये बोला कि हाँ, प्राइवेटाइजेशन तो चाहिए, मार्केट तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ स्टेट भी चाहिए। स्टेट अगर रेगुलेट नहीं करेगा तो नियंत्रण में नहीं रहेंगे सब, तो बर्बाद हो जाएगा सब। तो इसीलिए दोनों का एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये था हमारा ऑल्टरनेटिव रिसर्च। आप कोविड का एग्जांपल दे सकते हो कि मास्क और सैनिटाइज़र की रेट्स इतनी स्पाइक हो जाते हैं अगर स्टेट रेगुलेट नहीं करता। तो ट्रेंड के हिसाब से आप अपना एग्जांपल दे सकते हो वे हेड में। तो ये था हमारा वीडियो का एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द 3 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर। तो उनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।